हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। कुछ डिस्टरबेंस चल रहा था हमारे अगल बगल में, जिसके वजह से मैं आपके साथ 2 दिन और 3 दिन से मैं नहीं जुड़ पाया हूँ। आपके सारे वादे सच्चे हो जाएंगे। जो भी मैंने आपके साथ वादे किए हैं वो सारे के सारे आपके साथ अभी के अभी पूरा करने वाला हूँ, ठीक है। आज के आज, अभी के अभी, आज के आज आपको तीनों दिन का वीडियो इकट्ठा मैंने आपको अपलोड कर दिया हूँ। और आप देख सकते हैं, वीडियो को बार बार देखिए। आपके एग्जाम में कोई भी वादे झूठे होने वाले नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस की दुनिया में चलता हूं। तो बच्चों, हमें कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पे जो बोला जा रहा है इसमें आपके द्वारा लिया जाएगा जो भी डिसीजंस है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं और हम देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि नेत्र द्वारा जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो नेत्र के द्वारा जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हाँ ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, बड़ा नहीं, छोटा बनता है। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए, ये वास्तविक है, उल्टा है, ठीक ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं बनता है, वो छोटा बनता है, ठीक है। काल्पनिक तो बनता नहीं है, पहले ही सवाल में गलत हो गया, पहले ही में। और ये काल्पनिक, ये भी काल्पनिक दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर काल्पनिक होता तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ सीधा यहाँ उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप छांट के बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग, मतलब जो उपकरण है किसको उपयोग में लाया जाता है। विद्युत मीटर, विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर आप जानते भी हैं, लेकिन आमीटर से इसको नापा जाता है, आमीटर से नापा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर और वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक में नापे जाते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से भी नापा जाता है, वोल्ट मीटर से भी विद्युत विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। तो आमीटर जो है विद्युत धारा के मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है। अब कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक P बराबर आई आर स्क्वायर होता है, P बराबर आई स्क्वायर। विद्युत शक्ति यानी पावर, पावर POWER, पावर, पावर बोले तो P बराबर आई इंटू आर स्क्वायर, P बराबर आई इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आई इंटू आर स्क्वायर यही है, ठीक है। ये गलती से मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस बनाता है। कांच की पट्टियां नहीं बनाती, कांच की पट्टियां अवतल लेंस तो मतलब वास्तविक नहीं बनाएगी, और इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं, ठीक है। तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। अब कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फोकस। उसे क्या कहते हैं, फोकस। जहां पे मिलेगी उसको, वो उस बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य जो है, फोटोग्राफिक कैमरा में लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, ना कि दर्पण लगा रहता है। दर्पण नहीं लगा रहता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। दर्पण लेंस लगा रहता है तो वो उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी शब्दकोश, कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब मान लिया जाए छोटा छोटा कण जो है वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, उसको हमें देखना है। देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो वो उसके लिए हमको जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस किया जाएगा। 50 सेंटीमीटर नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस ये भी नहीं होगा। उत्तल लेंस चाहिए लेकिन हमें 5 सेंटीमीटर का चाहिए, 50 सेंटीमीटर का नहीं चाहिए। तो वो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे है, ठीक है। डी नंबर, डी फॉर डॉग, ठीक है। चलिए
50 सेंटीमीटर, ये सीएम नहीं, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है निगेटिव सेंटीमीटर में है, यानी कि -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस के संभवतः मान क्या होगा। अब देखिए कह रहा है कि दर्पण और लेंस देखिए दोनों जो है अवतल होगा, दोनों क्या होगा, अवतल होगा, ठीक है। लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होगा, दोनों अवतल, लेंस या दर्पण दोनों अवतल होगा। अवतल का ही जो भी मान होता है निगेटिव होता है, ठीक है। अवतल का ही मान जो है निगेटिव होता है, पॉजिटिव मान जो होता है उत्तल का होता है। उत्तल या तो दर्पण बोल दीजिए, दोनों उत्तल रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 9 नंबर में कि वोल्ट बराबर क्या होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वोल्ट बराबर लिख सकते हैं, वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब। अब देखिए जूल प्रति कूलम्ब ये हो गया, ठीक है। जेसी, इसी को बोलते हैं जे और सी, ठीक है, जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल में क्या कहता है। 10 नंबर सवाल में कहता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। अब देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए क्या कहता है, जैसे मान लिया जाए अब यहाँ से कोई वस्तु गुजर रहा है, किसी को हम यहाँ पे रोक लिए, भैया हम जाने आपको नहीं देंगे यहाँ से। अब इस प्रवाह की दर को ना रुकावट कहेंगे, ये प्रतिरोध भी करेगा, लेकिन वो धाराधर जो कोई आवेश जो है वो दे रहा है उसको, ठीक है, कह रहा है कि नहीं आप चलिए, हम आपके साथ हैं। जब हम आपके साथ हैं तो हम आपके हैं कौन वाला बात यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये धाराधर जाते जाएगा, तो इसको कहेंगे विद्युत धारा। जब छोटे छोटे कण, जब आवेश जो है छोटे छोटे मिल करके वो कंटिन्यू जाते रहेंगे तो ये हो जाएगा विद्युत धारा, वही हो गया विद्युत धारा, ठीक है। चलिए अब कहते हैं 12 नंबर सवाल में क्या कहता है कि CHO जो है अभिक्रिया किसका समूह है। जो अभिक्रिया है वो किसका समूह है, तो वो एल्डिहाइड का समूह है। किसका समूह है, तो एल्डिहाइड का समूह है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 11 नंबर में कहता है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इसमें आप देखिएगा, इसमें एक और आपको बता देता हूं मैं, ठीक है, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो है ईथर समूह जो है, ईथर समूह, इसका जो समूह होगा ROR करके होगा, ठीक है। और कार्बोनिल समूह का जो समूह होगा इसका हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे R लगा दीजिए, ठीक है, R लगा दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। और एल्कोहलिक ग्रुप का तो आप जानते ही माइनस में OH होता है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब चलिए 11 ये 12 नंबर हो गया था ना, अच्छा 10 से डायरेक्ट जंप कर गया था 12 नंबर, वो टाइपिंग मिस्टेक में हो गया होगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें होता है जूल बराबर होता है कूलम्ब वोल्ट होता है, कूलम्ब वोल्ट होता है, तो यही आपका आंसर हो गया, जूल बराबर। ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब को कोई मात्रा कोई कुछ नहीं होता है, यही होगा सही, ठीक है, जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा। अब कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2, यहाँ पे देखिए H2SO4 है, ठीक है, ये हो जाएगा H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस बनती है। अगर सांद्र H2SO4 एथेनॉल जो है उसको मतलब अल्कोहलिक ग्रुप H2SO4 के साथ अगर गर्म करेंगे तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो इसमें जो है C2H6 उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H6 उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कहता है जिंक ब्लेंड निम्न में से किस धातु का एस्क है। जिंक ब्लेंड जो है वो Zn यानी जस्ता, जिंक ब्लेंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। आवर्त सारणी के आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण जो है वो समान होता है। कौन सा गुण समान हो जाता है, तो कक्षों की संख्या समान होती है, ठीक है। जब किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होगा, तो कक्षों की संख्या समान हो सकती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अभिक्रियाओं CaO प्लस H2O अभिक्रिया कर रहा है, तो CaOH होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब ये कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये देखिए संयोजन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CA आ गया, O यहाँ पे देखिए दो O हो गया, यहाँ पे देखिए H2 2H2 हो गया, अरे 2H हो गया, 2H यहाँ भी है, 2H यहाँ भी है,
तो ये मतलब दोनों मिल गया तो वो संयोजन हो जाएगा, ठीक है। घटेगा मतलब दोनों टूट जाएगा तो वियोजन होगा, ठीक। प्रतिस्थापन में किसी को हटा के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। अगर कोई भस्म जल में घुल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो क्षार कहलाएगा, ठीक है, क्षार कहलाएगा। अब कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 देखिए यहाँ पे है, Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड नहीं है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। CO3 है, NaHCO3 जो है सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। चलिए अगला सवाल मैं करता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। इसमें कह रहा है कौन सा विजातीय है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय है, ठीक है। चूना पत्थर, संगमरमर, खरिया ये तीनों जो है एक है, ये सिर्फ अलग प्रजाति के हैं। ये विजातीय यौगिक पूछ रहे हैं, विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। चलिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज चलाई थी, आप देखिए और जो है समझिए, ठीक है। समझिए और रट्टा जितना हो सके अब याद कीजिए। अभी मैं और क्वेश्चंस जो है और क्वेश्चंस ढूंढ के मैं लाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। अब कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन संक्षारक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। एथेनोइक अम्ल नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं भैया, यही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल ही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल ही होगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होगा मैग्नीशियम, तो इसका पीएच मान जो होगा 10.5 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो है 10.5 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सल्फर के संयोजन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से आयन ऊर्जा जो है वो क्लोरीन की होती है। अभी क्रियाशील सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन होगा, लेकिन आयन ऊर्जा अधिकतम जो होगा वो क्लोरीन के पास होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के लिए संभव हो सकता है। वाट के बराबर होगा, ठीक है, वाट के बराबर होगा जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड जो है वाट के बराबर होगा। अब कह रहा है विद्युत हीटर में तार की कुंडली जो है बनी होती है नाइक्रोम की तार की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की तार। टंगस्टन जो है विद्युत में जो विद्युत बल्ब के लिए किया जाता है, विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर में कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध जैसे देखिए, प्रतिरोध एक ऐसा चीज है वो जितना पतला होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध पैदा होगा। मान लिया जाए जैसे ये मोटा यहाँ पे तार दे दिए, यहाँ पे मोटा तार दे दिए, अब यहाँ पे ये पतला तार थोड़ा सा दिए, यहाँ पे फिर मोटा करके देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से तो करंट आएगा, यहाँ तक एकदम फ्रंटली आएगा, लेकिन यहाँ पे आके धीमा हो जाएगा। इसको बराबर मतलब बराबर से चलने जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं जहाँ पे स्पेस कम रहता है वहाँ पे कोई भी वस्तु या किसी को भी, आप आदमी ही ले लीजिए, छोटे जगह पे धीरे धीरे जाते हैं, और बड़े जगह अगर खुले मैदान है तो वो दौड़ने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। कोई भी रास्ता में रुकावट आ जाएगा, विद्युत धारा को जो है रुकावट जब आ जाएगा तो कसम कुछ कष्ट होगा तो वो जानते हैं आपकी कष्ट जैसे हुआ तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इस केस में जो है इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, वो गर्म होने लगता है, तार जो है वो गर्म होने लगता है, क्योंकि पतला तार दीजिएगा और ज़्यादा यूज कीजिएगा तो गर्म तार होने लगा, गर्म होके गल के गिर जाएगा। तो उसी को प्रतिरोध करते, तो गर्म हुआ तभी तो गिरा, तो उष्मा का सुचालक बन जाता है, उष्मा का तो विद्युत उष्मा के वजह से, उष्मा जो है प्रतिरोध के वजह से उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, 28 नंबर में कह रहा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। क्या कहता है, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल से कम होता है, अधिक नहीं होता है, कम होता है। ये ध्यान दीजिए, विद्युत वाहक बल दोनों में है, लेकिन कम वाला ही देना है, दुगना वाला भी नहीं देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला है। क्या है, वो कोयला है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है
किस में व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्घ्य को जो है समांतर ज़्यादातर हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। देखिए HZ से तो इसको सूचित किया जाता ही जाता है। इसके बाद हर्ट्ज ऐसे होता है, हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर में क्या कहता है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। किसी भी चालक तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा हो गए, इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित विद्युत धारा में काम आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 वोल्ट जो है विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश लिया जाता है तो कितना कार्य होगा? W बराबर, ठीक है, कार्य बराबर यानी कि W बराबर होता है Q इंटू V। अब हमें कह रहा है कि Q बराबर कितना दिया हुआ है? Q बराबर 2 कूलम दिया हुआ है। वोल्ट कितना दिया हुआ है? तो 12 वोल्ट दिया हुआ है। और हमें कार्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 जूल। कार्य का मात्रा क्या होगा? जूल होता है, तो 24 जूल हो जाएगा, 24 जूल यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो वो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तभी ना वो मटर देख रहा था किस तरह से फूलता है, फलता है, पौधा मतलब कैसे फूल देता है, कैसे क्या करता है, ठीक है। तो वो जो है मटर के पौधे पर काम किए थे, ठीक है। 34 नंबर में कह रहा है कि किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन करेंगे तभी जो है वो ऊर्जा सबसे ज़्यादा मुक्त होगी, ठीक है। चलिए 35 नंबर सवाल में क्या कहता है उसको हमें जरा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि वृषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर में जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता हमें बतानी है। वो क्या बतानी है? तो वो वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। जीवन में वृद्धि करना, पैसे में वृद्धि कर सकते हैं, आदमी में वृद्धि कर सकते हैं, जिस चीज़ में वृद्धि करें कर सकते हैं। वृद्धि कीजिएगा तभी आपको जीने के लिए मिलेगा, ऐसे जीने के लिए नहीं मिलेगा। स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है? तो पौधा जो है वो अपना पोषण स्वयं करती है, पौधा जो है वो अपना पोषण स्वयं करती है, इसीलिए पौधे को स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं ग्लाइकोसिस जो है क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए 39 नंबर में क्या कहता है? 39 नंबर में कह रहा है कि तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ये सभी बच्चे पढ़ते आ गए हैं, न्यूरॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है वो वसा का सुचालक होता है। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया जो कर रहा है वो हो जाता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र जो है O3 हो जाता है, ठीक है। चलिए पीएच मान कौन सा पीएच मान जो है क्षार विलयन को निरूपित करता है? सबसे ज़्यादा क्षारीय जो होगा ये होगा जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा 7 से उतना क्षारीय होगा, और 7 से जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। जल के एक अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है। दो अणु हो जाएंगे हाइड्रोजन के और 1 अणु हो जाएंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। चलिए अब कह रहा है निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त कीजिए तत्वों में कौन सा धातु है? इनमें से कौन से तत्व हैं जो कि धातु के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है बोरॉन 24 जो है ये धातु के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान जो है वो 4 होगा। बोले थे ना पिछले सवाल में कि जिसका जितना पीएच मान जो है कम होगा उसका अम्लीय गुण ज़्यादा होगा, जिसका पीएच मान जो है ज़्यादा होगा वो क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो वो हीरा हो जाएगा। ये नहीं कहिएगा तो लोहा सबसे ज़्यादा कठिन होगा, वो नहीं, कठोर लोहा नहीं होता है, कठोर जो है वो सबसे ज़्यादा कठोर हीरा होता है। अब कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग है वो पीला होता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो श्वसन जो है ये श्वसन किस प्रकार की
अभिक्रिया है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये लगता है ऑप्शन भूल गया देने के लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, डी फॉर डॉग। अब कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग जो है वो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चंस में। अब कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है, शरीर के जो है स्थिति और संतुलन को अनुरक्षण करता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में जो है वो रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो कनेली का फूल देखे हुए पीला टाइप का होता है। ठीक है, अब देहात भाषा में उसको कनेली बोलते हैं। ठीक है, कनेर का फूल। ठीक है, अब कह रहा है BS4 जो है वो वायु प्रदूषण से है। बाइक में जो प्रदूषण होता है, पोल्यूशन एक्ट जो लगा रहता है। ठीक है, पोल्यूशन एक्ट, पोल्यूशन एक्ट जो है वो बाइक में लगा रहता है, तो उसी में होता है भारत स्टेज, उसी को कहते हैं भारत स्टेज। BS मतलब भारत स्टेज। ठीक है, अब चलिए रक्त में कह रहा है ऑक्सीजन वाहक, रक्त में ऑक्सीजन वाहक हीमोग्लोबिन का ही होता है और किसी का नहीं होता। ठीक है, हीमोग्लोबिन ही रक्त के लिए काफ़ी होता है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो बर्थ हार्मोन के काम आते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन जो है बर्थ हार्मोन के काम में आते हैं। अब कह रहा है बीज विकसित होते हैं, बीज विकसित जो होते हैं वो बीजांड से होते हैं। किससे होते हैं, वो बीजांड से होते हैं। अब कह रहा है ग्रहणी भाग किससे हैं, ग्रहणी भाग जो है, ग्रहणी भाग छोटी आंत से होता है, बड़ी छोटी आंत से होता है, ग्रहणी भाग जो है छोटी आंत से होता है। ठीक है, चलिए 57 नंबर में कह रहा है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो वो प्राकृतिक है। हम उसको बनाते भी नहीं, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। बड़े बड़े तालाब जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से होते हैं और कुछ होता है आर्टिफिशियली भी होते हैं जिसको कि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए 58 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र जिसमें अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो उत्पादक यानी उत्पाद यानी गेहूँ चावल ये सब जो है उत्पादक हुआ, तो ये चीज़ अधिकतम संख्या में मौजूद रहता है, लेकिन मांस सर्वाभक्षक ये सब जो है बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा में उत्पादक होते हैं। ठीक है, अब चलिए 59 में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। अब इसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था, नाइट्रोजन भी नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था, तो था क्या, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी जो है वो नहीं था। ये टोटल गैसें जो पृथ्वी के मतलब उत्पत्ति से पहले ये सारे गैसें नहीं थे, पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ तब ये सारे गैसें से आने लगे। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो है वो कितने हर्ट्ज पे होती है, तो वो 50 हर्ट्ज पे होती है, प्लस माइनस 3% का गैपिंग होता है, या तो 3% बढ़ जाएगा या फिर 3% घट जाएगा। ठीक है, दोनों हो सकता है। अब कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर होता है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये विद्युत उपकरण है, विद्युत मतलब उत्पादन यंत्र है। ठीक है, यहाँ पे 2 चिमनी लगे हुए होते हैं जो कि गंगा नदी के किनारे है। 220 मेगावाट का जो है वो ये जो है उत्पादन करते हैं, बिजली उत्पादन 200 मेगावाट, यानी कि 200 चिमनी लगा हुआ है, तो ये हो गया 440 मेगावाट का जो है मेगावाट का उत्पादन करते हैं नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के घरों को रोशनी मिलती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 63 नंबर। 63 नंबर में कहता है कि स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस तो होगा नहीं, उत्तल लेंस होगा नहीं, प्रिज्म होगा। प्रिज्म को ही स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु जो है फोकस है और लेंस के बीच में रहेगी। जब वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच में रहेगी तब जो है प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा
और जब वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच में रहेगी तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो 2 है, तत्वों की संख्या 2 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होगा, तो वो एम सेल के जो है बाहर निकालने के लिए आसान होगा, ठीक है। अब चलिए 67 नंबर में क्या कहता है, द्वितीय आवर्त सेल में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा, तो वो एल सेल होगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा, तो वो एल सेल होगा, ठीक है। चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य किसे कहते हैं, तो वो एल्केन को कहते हैं। एल्केन यहाँ पे है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। H2n+2 होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया था, तो वो था फास्फोरस जो है उसको बाद में पदस्थापित किया गया था, फास्फोरस को, ठीक है। अब चलते हैं 70 नंबर अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है वो एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। चलिए किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व जो है वो नियोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो नियोन हो जाएगा। 2 8 10 10 जो है नियोन का है, ठीक है। दोनों सेल प्रॉपर तरीके से भरे हुए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो हो जाएगा फ्लोरीन जो है वो अधिक क्रियाशील होता है। क्यूप्रस ल्यूटियम जो है स्रवित होता है। किससे स्रवित होता है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन से स्रवित होता है। किससे स्रवित होता है, प्रोजेस्टेरॉन से स्रवित होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। कौन सा है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। मानव का उद्भव स्थान, सबसे पहले मानव जो है वो अफ्रीका में आए थे। कहाँ आए थे, तो अफ्रीका में आए थे। सबसे पहले जो आदमी आए थे वो अफ्रीका में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग जो है आंत्रज्वार और सूजाक जो है वो आंतरिक लैंगिक जन संचारित रोग है, जन संचारित रोग है, ठीक है। अब चले मानव गुर्दा का आकार होता है वो सेम के बीज के आकार के होता है। सीम, आप देहाती भाषा में उसको सीम बोलते हैं, ठीक है, सीम बोलते हैं। इसके आकार का होता है मानव गुर्दे का आकार। कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो है किसके कारण से होता है, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन यानी कि डी फॉर डॉग, ए और बी दोनों के द्वारा किया जाता है। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यौन आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, यौन आरंभ कहेंगे, ठीक है, यौन आरंभ कहेंगे। अगर यौन परिपक्वता की अवधि को यौन आरंभ कहेंगे, नहीं कहते हैं जवानी चढ़ रही है, ठीक है, तो उसको यौन आरंभ कहते हैं, उसको बोलते हैं परिपक्व होना, ठीक है। अब कह रहा है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो CFC, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाइए, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे ही हम आपको फ्री कोर्सेज जो है हम हर एक साल आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। आप हर एक साल देखिएगा, आपको हर एक साल प्रोवाइड करवाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।